मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मधुमक्खी पालन करके कमाए कम समय में अच्छी आय। सहजन की खेती करें, अच्छी आय कमाएं। मधुमक्खी पालन व्यवसाय को खेती किसानी से जुड़े लोग या फिर बेरोजगार लोग अपनाकर लाखों की कमाई कर सकते हैं। जिन किसानों की जोत छोटी है वे खेतीबाड़ी के साथ साथ मधुमक्खी पालन व्यवसाय को आसानी से कर सकते हैं और इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, बशर्ते आपको इसके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। और कुछ ही इस बारे में जानकारी चाह रहे हैं हमारे एक किसान, जिसका समाधान बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जालोर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी यादव। तो आप भी देखिए और लाभ उठाइए। और डॉक्टर साहब मेरे को ऐसे बताओ कि मैं मधुमक्खी पालन करना चाहता हूँ, तो इसके बारे में मेरे को जानकारी दो। जैसा कि किसान फूलचंद यादव ने पूछा कि वो मधुमक्खी पालन करना चाहता है, तो सबसे पहले मैं किसान फूलचंद यादव आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस काम में काफ़ी रुचि रखते हैं। मधुमक्खी पालन एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। मधुमक्खी अपने जीवन में अपने लिए बहुत काम करती है, जिसमें इनके 4 काम प्रमुख है। पहला है परागण। जितनी भी फसलें होती है पर परागण वाली फसलें, इसमें 90% तक परागण मधुमक्खियों के द्वारा किया जाता है और उनमें जब जाके दाना बनता है। तो सबसे इनका जो मेन काम वो परागण है और ये परागण का अपने से कोई पैसा नहीं लेती, फ्री में करती है। उसके अलावा शहद, मधुमक्खी से अपन शहद प्राप्त करते हैं और मोम देती है ये, और बहुत सारे काम बिना किसी शर्त के ये अपने लिए करती रहती है। मधुमक्खी पालन एक लघु व्यवसाय है जिससे शहद एवं मोम प्राप्त होता है। यह एक ऐसा व्यवसाय है जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का पर्याय बनता जा रहा है। इस व्यवसाय के लिए 4 तरह की मधुमक्खियां इस्तेमाल होती हैं: एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस डोरसाला और एपिस फ्लोरिया। शहद उत्पादन के लिए एपिस मेलिफेरा मक्खियां ही अधिक शहद उत्पादन करने वाली और स्वभाव की शांत होती हैं। इन्हें डिब्बों में आसानी से पाला जा सकता है। इस प्रजाति की रानी मक्खी में अंडे देने की क्षमता भी अधिक होती है। कीपिंग में सबसे ज्यादा उपयोग करने वाली मधुमक्खी है एपिस मेलिफेरा, जो बाहर से लाई हुई है। इटालियन मधुमक्खी है और इटली से आई हुई है। इस मधुमक्खी के छत्ते से एवरेज 60-70 किलोग्राम तक शहद ले सकते हैं और ये बहुत शांत प्रवृत्ति की होती है और ये गुस्सेल प्रवृत्ति की नहीं होती है। इसको आसानी से पाला जा सकता है। तो आजकल जो मधुमक्खी पालन में किसान भाई इसको यूज ले रहे हैं और ज़्यादा शहद उत्पादन कर रहे हैं। तो मैं किसान फूलचंद को सजेशन देना चाहूँगा कि वो एपिस मेलिफेरा को पाले और अपना ज़्यादा उत्पादन ले। इसके लिए आपको मधुमक्खी के बॉक्स खरीदने होंगे और वो बॉक्स बहुत जगह मिलते हैं। राजस्थान में कोटा में भी काफ़ी मिलते हैं या कुछ किसान संगठन कर रहे हैं। मधुमक्खी पालन के लिए लकड़ी का बॉक्स फ्रेम, मुंह पर ढकने के लिए जालीदार कवर, दस्ताने, चाकू, शहद रिमूविंग मशीन, शहद इकट्ठा करने के लिए ड्रम आदि उपकरणों की जरूरत होती है। जहां मधुमक्खियां पाली जाएं, उसके आसपास की जमीन साफ सुथरी होनी चाहिए। आसपास पुष्पीय पौधों की उपलब्धता के बाद ही मधु बॉक्स को रखें। इनके लिए हमें क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, क्या क्या करना पड़ेगा, वो बताओ। हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल पूछा है किसान फूलचंद ने कि सावधानियाँ क्या। सावधानियाँ बहुत ज़रूरी है क्योंकि मधुमक्खी अपने परागण के लिए यानी फूलों का रस चूसने के लिए वो 1.5 किलोमीटर तक जाती है औसतन, और वहाँ बीच में कोई अगर कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करता है तो वो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ आसपास कोई खेत में स्प्रे तो नहीं किया हुआ, नहीं तो आपकी मधुमक्खी जाके वहाँ स्प्रे किए हुए फूलों पर बैठेगी और वो मर जाएगी, तो आपकी कॉलोनी नष्ट हो जाएगी। तो आपको कॉलोनी को बचाना है और धूप का ध्यान रखें। कई बार किसान भाई हो जाते हैं कि उनको धूप में रखते हैं। हाँ, सर्दियाँ अगर ज़्यादा हो तो धूप में रख सकते हो, नहीं तो उनको छायादार प्लेस में रखो, छायादार स्थान पर रखो। ये ध्यान रखो कि छत्ते में मकड़ी का भी अटैक होता है और फफूंद का भी अटैक होता है। तो कोई भी मकड़ी या फफूंद हो तो तुरंत आप विशेषज्ञ से फ़ोन करके पूछ सकते हैं और अपनी कॉलोनी को नष्ट होने से बचा सकते हैं। मधुमक्खियां 3 किलोमीटर तक पराग
और पुष्प रस इकट्ठा करती हैं। इसलिए वर्ष भर अगर मधुमक्खी पालन करना है तो वर्ष भर पुष्पीय पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। शांत जगह का चुनाव करें। बरसात में पुष्पीय पौधों की उपलब्धता में कमी आ जाती है, इसलिए मधुमक्खियों को अलग से फीडिंग कराई जाती है, जिसमें चीनी का शीरा देते हैं, जिससे इनका सर्वाइवल होता रहता है। बड़े चींटे, मोम भक्षक कीड़े, छिपकली, चूहे, गिरगिट तथा भालू मधुमक्खियों के दुश्मन हैं। इनसे बचाव के लिए किसानों को पर्याप्त बचाव उपाय अपनाने चाहिए। इसके साथ साथ ही छतों को रात को खुला नहीं छोड़े। कई बार किसान भाई बॉक्स को खुला छोड़ देते हैं, मधुमक्खी तो अंदर ही रहती है, लेकिन एक मौत आता है, एक बड़ा कीड़ा आता है जो अपनी सूंड से मधुमक्खियों के छत्ते से शहद को चूस लेता है और वो कुछ ही दिनों में वो पूरे शहद को चूस के ले जाता है, छत्ता खाली हो जाता है। तो ये काफ़ी सावधानियां हैं। और मधुमक्खी के पास जाने से पहले आपको प्रोटेक्टिव किट्स जो दिया जाता है, पीपीई किट, वो पहन के जाएं। और तो उससे क्या है कि वो डंक नहीं मारेगी। कई बार क्या एलर्जेटिक, जिनके ज़्यादा एलर्जी होती है उनको डंक मार देती है, तो उनके दिक्कत होती है और उनको डॉक्टर के पास भी ले जाना पड़ता है। तो ये बहुत सारी सावधानियां हैं जो आप रखेंगे तो इसमें अच्छा सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। सहजन एक बहुउपयोगी पौधा है। इससे आयुर्वेदिक दवा तैयार की जाती है। इन सभी फायदों को देखते हुए आप भी सहजन की खेती करना चाहते हो तो कैसे करें इसकी खेती, इस बारे में बता रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह ठाकुर। सहजन बहुवार्षिक, कमजोर तना और छोटी छोटी पत्तियों वाला लगभग 10 मीटर से भी ऊंचा पौधा होता है, जो न सिर्फ उत्पादन ज्यादा देता है बल्कि यह प्रोटीन, लवण, लोहा, विटामिन बी और विटामिन सी से भरपूर है। मैं आज आपको सहजन, जिसे आम भाषा में मुनगा भी कहा जाता है, की खेती और उसके पोषण के बारे में कुछ सामान्य जानकारी और उसके उपयोग के तरीकों के बारे में बताऊंगा। यह एक बहु उपयोगी पोषण से भरा हुआ एक वृक्ष है। इसकी फली, पत्तियां, पुष्प और इसकी जड़ें पोषण से भरपूर हैं। इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य तत्व जैसे बीटा कैरोटीन और विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जिनसे शरीर में भिन्न भिन्न रोगों की रोकथाम होती है। प्रजातियों का जो चयन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी भी फसल की उत्पादन में प्रजाति है, उसका उपयोग अलग अलग प्रकार की उपयोगिता के हिसाब से किया जाता है। कि जैसे अगर हमें हाई डेंसिटी, मतलब जिसको कहते हैं सघन उत्पादन लेना है, तो PKM1 एक बहुत अच्छी प्रजाति है। दूरी के लिए लेने के लिए PKM2 और PKM3 बहुत उम्दा प्रजाति हैं। इसके अलावा ज्योति 1, ज्योति 2 नाम की 2 वैरायटियां हैं, जिनका उपयोग बहुत अच्छे से किया जा सकता है। सहजन की खेती सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है। यहाँ तक कि बेकार, बंजर और कम उर्वरा शक्ति वाली भूमि में भी इसकी खेती की जा सकती है। परंतु व्यावसायिक खेती के लिए साल में 2 बार फल देने वाले सहजन के लिए 6 से 7.5 pH मान वाली बलुई दोमट मिट्टी बेहतर पाई गई है। मुनगे की खेती करने के लिए अभी जो की खेती 2 प्रकार से की जा सकती है। एक, खेत पर सीधे रोपाई करके, या फिर मुनगे के बीजों को छांव में छोटी छोटी पन्नियों में बीजों एक 2 बीज एक पॉलिथीन में, छोटी छोटी पॉलिथीन में रोप कर आप उसको छांव में विकसित कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में खेती करने के लिए 500 ग्राम बीज पर्याप्त है। साल में 2 बार फलन के लिए बीज से प्रवर्धन करना अच्छा होता है। बीज को सीधे तैयार गड्ढों में या फिर पॉलीथीन बैग में तैयार कर गड्ढों में लगाया जा सकता है। और फिर बरसात आने पर आप उनको गड्ढों के द्वारा खेत में रोप सकते हैं, या मेड़ पे रोप सकते हैं, या जहां आपके पास जमीन हो आप कम पौधे रोप सकते हैं, घर के उपयोग के हिसाब से रोप सकते हैं। सहजन के पौध की रोपनी गड्ढा बनाकर की जाती है। खेत को अच्छी तरह से साफ करने के बाद उसमें 2.5 × 2.5 मीटर की दूरी पर
45 गुणे 45 गुणे 45 सेंटीमीटर आकार का गड्ढा बनाते हैं। गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में 10 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाकर गड्ढे को भर देते हैं तथा रोपाई के लिए वर्षा होने तक का इंतजार किया जाता है। ऐसा करने के बाद जो हमारे तैयार किए हुए पौधे हैं, जिनकी ऊंचाई 1 से 1.5 फीट या उससे कम हो, उनको उचित दूरी पर, जैसे 1.5 बाई 1.5 या 2 बाई 2 मीटर की अंतर पर इनको रोपें। और बरसात के मौसम में अगर आप सिंचाई दे रहे हैं तब आप इन्हें सिंचाई दें, और अगर बरसात हो रही है तो इनके आसपास थाला ना बनाएं, इन पर मिट्टी चढ़ा के रखें, क्योंकि अगर बरसात के मौसम में जड़ों के आसपास इकट्ठा हुआ पानी तनों को, छोटे छोटे पौधों के गलन कर देता है, इसलिए थाला ना बनाएं, या फिर जल निकासी की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करके रखें। और जब पौध लगभग 75 सेंटीमीटर का हो जाए तो पौध के ऊपरी भाग की खोटनी कर दें। इससे बगल से शाखाओं को निकलने में आसानी होगी। रोपनी के 3 महीने के बाद 100 ग्राम यूरिया, साथ ही 100 ग्राम सुपर फास्फेट, 50 ग्राम पोटाश प्रति गड्ढा की दर से डालें तथा इसके 3 महीने बाद 100 ग्राम यूरिया प्रति गड्ढा का पुनः व्यवहार करें। अच्छे उत्पादन के लिए सिंचाई करना लाभदायक है। गड्ढों में बीज से अगर प्रवर्धन किया गया है तो बीज के अंकुरण और अच्छी तरह से स्थापन तक नमी का बना रहना आवश्यक है। फूल लगने के समय खेत ज्यादा सूखा या ज्यादा गीला रहने पर फूल के झड़ने की समस्या होती है। फसल सुरक्षा के लिए सबसे उपयुक्त है कि हम फसल में लगने वाले कीड़ों को जानें। वैसे तो सहजन के पौधे में विशेष कोई कीट या रोग का प्रभाव नहीं होता, लेकिन अगर जल भराव की स्थिति बनती है तो पौधा किसी भी स्थिति में तना गलन, जिसको हम रूट राट भी कहते हैं, हो जाता है। इससे बचाव के लिए हम जल निकास की उचित व्यवस्था करें, और अगर भराव की स्थिति बनती है तो रेडोमिल MZ 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से ड्रेंचिंग करें। इसके अलावा कुछ कीट व्याधियां भी उसमें आती हैं, जिसके लिए हम नीम का तेल 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इसका पौधा 4 से 6 मीटर ऊंचा होता है तथा 90 से 100 दिनों में इसमें फूल आता है। जरूरत के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में फल की तुड़ाई करते रहते हैं। पौधे लगाने के लगभग 160 से 170 दिनों में फल तैयार हो जाता है। साल में एक पौधे से 65 से 70 सेंटीमीटर लंबा तथा औसतन 6.3 सेंटीमीटर मोटा 200 से 400 फल या 40 से 50 किलो फल मिलता है। यह काफी गूदेदार होता है तथा पकाने के बाद इसका 70% भाग खाने योग्य होता है। इसके पौध से 4 से 5 वर्षों तक पेड़ी फसल ली जा सकती है। प्रत्येक वर्ष फसल लेने के बाद पौधे को जमीन से 1 मीटर छोड़कर काटना आवश्यक होता है, जिससे बहुत अच्छी क्वालिटी के बीज और अच्छी क्वालिटी के पत्ते प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसके पत्ते भी बहुत पोषक होते हैं। और इसके पत्तियों को हमें जैसे हम चने की भाजी खाते हैं उस रूप से हम खा सकते हैं। और आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। सब्जियों की मांग वर्ष भर रहने के कारण इसकी खेती बहुत से किसान करते हैं, परंतु अधिक पैदावार की चाह में रासायनिक दवाओं का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, जिससे पैदावार तो बढ़ जाती है लेकिन सब्जियों की गुणवत्ता खराब हो जाती है, जिसका सीधा प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए आज के समय की मांग है उत्तम स्वास्थ्य के लिए गुणवत्ता युक्त सब्जियों की। तो किसान कैसे फसलों के हानिकारक कीटों से बचाकर सब्जियों की अच्छी पैदावार ले, इसके लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हर कोई अपने खान पान में सब्जियां शामिल करता है, लेकिन आज के दौर में अच्छी क्वालिटी की सब्जियां नहीं मिलती हैं, क्योंकि इसे उगाने में तमाम तरह के रसायनों का प्रयोग किया जाता है। आज हम उन किसानों को यही बताना चाह रहे हैं कि वे कम से कम रसायनों के प्रयोग से भी बड़ी आसानी से सब्जियां उगा सकते हैं और उपभोक्ताओं तक अच्छी सब्जी पहुंचा सकते हैं। सब्जियों में रस चूसने वाले और फल खाने वाले कीट अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले ऐसे उपायों पर चर्चा करते हैं जिन्हें अपनाने से इन कीटों का फसल पर प्रकोप होगा ही नहीं या बहुत कम होगा। तो सबसे पहले बीज के चयन पर ध्यान दें। बीज किसी प्रमाणित संस्था से लें। अगर आप घर का बीज लगा रहे हैं तो उसे कीटनाशकों से उपचारित अवश्य कर लें। कीटनाशकों में आप इन रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी जो बात ध्यान देने वाली है वह है नर्सरी की सही तैयारी की, क्योंकि अधिकतर सब्जियों की पहले नर्सरी तैयार की जाती है। तो जब आप नर्सरी तैयार करें तो बीज उपचार के अलावा मिट्टी का उपचार भी जरूर करें।
मिट्टी का उपचार करने के लिए फार्मेलिन लें और 100 लीटर पानी में 1 लीटर के हिसाब से घोल तैयार करें और 1 वर्ग मीटर एरिया में 5 लीटर घोल का छिड़काव करें और पॉलीथीन से 3 से 4 दिनों के लिए ढक दें और पॉलीथीन हटाने के 4 से 5 दिन बाद बीजों की बुआई करें। यह कार्य थोड़ा महंगा पड़ता है। इसके अलावा नर्सरी बेड के ऊपर आप जाली का भी प्रयोग कर सकते हैं, इससे भी कीट नियंत्रण होता है। अब जब हम खेत में रोपाई करते हैं या बुआई करते हैं, वहाँ सबसे पहले जुताई करके खेत को 10 से 15 दिनों के लिए छोड़ दें। उसके बाद रोपाई या बुआई करें। अब आपने फसल लगा दी तो खड़ी फसल में कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले खरपतवारों के सही प्रबंधन पर ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि खरपतवार भी कई तरह के कीटों के प्रकोप के कारण बनते हैं। इन सभी तकनीकों को अपनाने के बावजूद अगर फसल में कीट दिखाई दें तो तुरंत रासायनिक कीटनाशकों का स्प्रे नहीं करें, क्योंकि खड़ी फसल में रसायनों का प्रयोग अधिक नुकसानदायक होता है। यहाँ आपको बिना रसायनों के कीट नियंत्रण करना है, जिसमें सबसे पहले आप नीम तेल का छिड़काव कर सकते हैं। यह महंगा भी नहीं होता है और इसके कई लाभ भी फसल को मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ट्रैप भी आते हैं, जैसे रस चूसक कीटों के लिए येलो ट्रैप का प्रयोग करें। दूसरा है फेरोमोन ट्रैप। यह बेधक कीटों के नर का नियंत्रण करता है, जिससे इन कीटों की संख्या अधिक नहीं बढ़ती है और फसल में बेधक कीटों का प्रकोप नहीं होता है। इसके अलावा आप लाइट ट्रैप भी लगा सकते हैं। ये सभी ट्रैप बाजार में आसानी से आपको मिल जाएंगे, या इसे आप चाहें तो खुद घर पे ही बना सकते हैं। किसान भाइयों, आप चाहें तो फसल के चारों तरफ गेंदा की फसल भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से बेधक कीट गेंदा की फसल पर आएंगे और इस पर आप कीटनाशकों का स्प्रे करके इनका आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। आपको मुख्य फसल पर स्प्रे भी नहीं करना पड़ेगा। अंत में आपसे यह भी कहना चाहेंगे कि अगर आपको रासायनिक कीटनाशकों का स्प्रे करना ही पड़ जाए तो उस दशा में ऐसे कीटनाशकों का छिड़काव करें जिस पर हरे रंग का लेबल लगा हो, और छिड़काव करने के 4 से 5 दिन बाद ही सब्जियों की तुड़ाई करें। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको मिलने वाली सब्जी अच्छी गुणवत्ता वाली होगी, जिसका किसी के सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने जो प्रश्न शामिल किया है उसे पूछा है गांव सुरपुरा, जिला बीकानेर से रतनलाल जी ने। आप देर से वर्षा के चलते ग्वार की खेती करना चाहते हैं और इस पर जानकारी चाहते हैं, तो रतनलाल जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, अपनी खरीफ सीजन के अंदर ग्वार बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, तो आज इसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, जैसे खरीफ सीजन के अंदर अपने को पहले बुआई करने से पहले 3 या 4 जुताई लगाकर खेत को अच्छी तरह तैयार कर लेना चाहिए और उसमें देसी खाद 10 टन के आसपास प्रति हेक्टेयर डाल करके बुआई के 20 से 25 दिन पहले खेत को तैयार रखें। अच्छे उत्पादन के लिए मृदा परीक्षण के आधार पर किसान बुआई के समय सही विधि व मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करे, जिससे फसल को उचित पोषक तत्व मिल सके और उत्पादकता में वृद्धि हो सके। रासायनिक उर्वरक यूरिया एवं सिंगल सुपर फॉस्फेट की पूरी मात्रा क्षेत्र की सिफारिश के अनुसार या मिट्टी जांच सिफारिश अनुसार बुआई से पूर्व खेत में ऊर कर देवे। और इसके लिए जो अपने को इसकी ग्वार की जो उन्नत किस्में हैं उनका बीज डालना चाहिए ताकि अपने को अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। इसके लिए किसान भाई ग्वार की जो RGC 936 है, RGC 1002 है, RGC 1003 है, RGC 1017 है, RGC 1033 है, RGC 1038, RGC 1055, इन वेराइटियों का किसान भाई ला करके अच्छा बीज उत्पादन
कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन मिल सकता है, क्योंकि इनमें अच्छी बढ़वार भी होती है और साथ ही साथ इनमें फुटान भी अच्छी होती है। इसमें क्या जो बीज की मात्रा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अपने को जो बीज की मात्रा सही डालनी, तो इसके लिए किसान भाई प्रति हेक्टेयर 15 से 20 किलोग्राम बीज की मात्रा डाल सकते हैं, इससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अंगमारी रोग की रोकथाम हेतु बुआई से पूर्व प्रति किलोग्राम बीज को 2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 10 लीटर पानी की दर से घोलकर 3 घंटे बीज भिगोकर उपचारित करें। जल गलन रोग नियंत्रण हेतु 2 ग्राम कार्बेंडाइजीम द्वारा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। ग्वार की फसल में जड़ों में शीघ्र गांठें बनने एवं पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त हों, इसके लिए राइजोबियम एवं पीएसबी कल्चर से उपचारित करें। 1 लीटर पानी में 250 ग्राम गुड़, 5 से 10 ग्राम गोंद घोलकर 3-3 पैकेट कल्चर यानी 250 ग्राम का कल्चर का पैकेट डालकर घोल तैयार करें। इस घोल को बीज के ऊपर छिड़काते हुए एक सार परत बना दें। इसके उपरांत बीजों को छाया में सुखाकर तुरंत बुआई के लिए प्रयोग में लावें। इसमें जो दलहनी फसल होने के कारण राइजोबियम कल्चर के द्वारा इसका बीज उपचारित करके बीजेंगे तो उससे भी अच्छा लाभ मिलेगा। देरी से वर्षा होने पर अगस्त के प्रथम सप्ताह तक बुआई की जा सकती है। कतार से कतार की दूरी 1 फीट तथा पौधों की दूरी 4 इंच रखें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।